नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का ओनली आईएएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, हम इन वीडियो सीरीज़ के अंदर में नेशनल पार्क और वेरियस प्रोटेक्टेड एरिया प्लस स्पीशीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज़ के अंदर में इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करेंगे वेरियस एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट स्पीशीज़ होगी वो है बंगाल टाइगर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो बंगाल टाइगर कहाँ पे मिलेगा? पूरे इंडिया के अंदर मिल जाता है ये। अगर कुछ एरियाज़ को, हिमालय के हायर वाले एरिया को छोड़ दें तो पूरे इंडिया के अंदर में लगभग ये देखने को मिल जाएगा। और ये मोस्ट कॉमनली इंडिया के अंदर मिलता है। और इंडिया में 70% जितने भी वर्ल्ड के हैं वो सारे इंडिया में मिल जाते हैं। और इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है रिसेंट के अंदर में। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, बर्मा, मेनली 13 कंट्री के अंदर देखने को मिल जाता है ये। और उनको बोला जाता है टाइगर रेंज कंट्रीज़। स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। जो भी डिस्कस करेंगे वो एंडेंजर्ड ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक्सेप्शन होंगे कुछ, जब हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की अदर स्पीशीज़ को देखेंगे, किसी पर्टिकुलर जीनस की अदर स्पीशीज़ को देखेंगे तो एक्सेप्शन हो सकती है। अदरवाइज जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे एंडेंजर्ड है। तो अब बात करते हैं हमारे टाइगर की। टाइगर 13 कंट्रीज़ के अंदर में देखने को मिलेगा। अब उनके नाम याद नहीं करने आपने, लेकिन आपने याद क्या करना है? अब यहाँ पे देख सकते हो, ये आ रही टाइगर रेंज कंट्री। पहली बात याद करनी, यूरोप की कोई कंट्री है यहाँ पे? नो। सारी कंट्री एशिया वाली कंट्रीज़ हैं ये। फिर याद कर लिया पाकिस्तान क्या है इसके अंदर में? नो। तो वो भी हमने ध्यान रखना है इसके अंदर में कि हमने पाकिस्तान को इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो और उसके बाद में यूएस है, यूएस इसके अंदर में नहीं है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो 13 कंट्री याद नहीं करनी, बट ये देख लेना कि हाँ यूरोपियन कंट्री नहीं है, यूएस वाली कोई कंट्री नहीं है। वो चीज़ें हमें इसके अंदर में ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर में हमें कुछ और फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हमें देखने पड़ेंगे टाइगर को कंप्लीट तरीके से कवर करने के लिए। टाइगर स्टेटस रिपोर्ट आती है 2018 में। उसके अंदर बोला गया कि इंडिया के अंदर में 70% वर्ल्ड के जो बंगाल टाइगर हैं वो इंडिया के अंदर मिलते हैं। और इनकी ग्रोथ हो रही है, 6% पर एनम से ग्रोथ हो रही है। तो इंडिया के अंदर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ हो चुके हैं ये। और लगभग रफली इनके द्वारा एस्टिमेट किया गया कि 2700 से लेके 3300 के करीब में इनके बीच में होगा। मतलब रफली एक आइडिया दिया इनके द्वारा। अब ऐसा तो है नहीं कि हर टाइगर को आप देखोगे, हर टाइगर को गिनोगे। एक आइडिया आपको लगाना पड़ता है जब सेंसस होता है। तो 2700 से लेके 3300 के करीब में, मतलब इतने इंडिया के अंदर में टाइगर हो सकते हैं और ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। और इसके अंदर में अगर बोला गया कि कौन सा हमारा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट देखने को मिलेंगे, तो वो मिलेंगे हमें मध्य प्रदेश के अंदर में। तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, और इसके अलावा 2 टेक्नोलॉजी जिनका यूज़ किया जाता है जब हम कैलकुलेट करते हैं, सेंसस के लिए जाते हैं हम टाइगर वगैरह के बारे में पता करते हैं। एक के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, एम स्टिप समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन था और उसके अंदर बताना था टाइगर के लिए था। और क्वेश्चन आ सकता है कैटरैट, ये किस चीज़ के लिए? तो बेसिकली क्या है, दोनों सॉफ्टवेयर हैं। किस चीज़ के लिए? जैसे मान लो एक बड़ा सा एरिया है, वहाँ पे आपने जाना है उनको देखने के लिए, आपके हाथ में कैमरा है, आप यहाँ से एंटर करते हो, एक और टीम है जो यहाँ से एंटर कर रही है। तो ये जो हमारे पास में सिस्टम होगा, यहाँ पे आप पिक्चर खींचते जाओगे, जियो टैगिंग उसकी होती जाएगी और पता चलता जाएगा ये वाला एरिया कवर कर लिया, ये वाला एरिया कवर कर लिया, ये वाला कवर कर लिया। तो मतलब वो जो टीम जा रही है वो ऐसा नहीं होगा कि कन्फ्यूज़ होकर एक ही एरिया को 2 बार काउंट करेंगे। तो उस टाइप के सिस्टम को एम स्ट्रिप बोला जाता है। आप मोनीटर करते हो पूरे टाइगर की पॉपुलेशन को, फोटो वगैरह खींचते हो। कैटरैट सिस्टम के अंदर में हमने कैमरे वगैरह लगाए हुए हैं पूरे फॉरेस्ट के अंदर में, या आप जब फोटो खींचोगे काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म की फ़ोटो आएगी। उन सब फोटो में से निकाल के चूज़ करके टाइगर वाली फ़ोटो को सेपरेट करना, फिर उनमें ये भी पता करना कि एक टाइगर को 2 बार काउंट तो नहीं कर लिया, उनकी स्ट्रिप्स वगैरह को देखना, उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको कैटरैट बोलते हैं। डिटेल जाने की कोई आवश्यकता नहीं। एम स्ट्रिप कैटरैट समटाइम्स सीन इन न्यूज़ किस चीज़ के लिए? टाइगर सेंसस से रिलेटेड हैं। और इंडिया में 70% हमने देख ली टाइगर पॉपुलेशन। और इंडिया को अगर डिवाइड करेंगे वेरियस जोन में, तो वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ओके, सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट के अंदर मिलेंगे। बाकी जोन आ जाएंगे जैसे सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट, फिर नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अगर ऐसे पूछा गया सबसे ज़्यादा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सेकंड नंबर के ऊपर कर्नाटक के अंदर में। अगर रीजन वाइज पूछा गया तो वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा है। ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे मिलती है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब ये भी हमने देख लिया है। अब कॉर्बेट नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व सेम ही आ रहे हैं ये, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में देखने को मिलेगी। ये भी बात ध्यान में रखनी है। और ये बात भी सेम लिखी हुई है, हाईएस्ट टाइगर और टाइगर के जो प्रे हैं कहाँ पे मिलेगी? कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर में। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड। ये भी टर्म यहीं पे यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे क्या बात होती है? यहाँ पे बात होती है, हमने बोला हम किसी पर्टिकुलर एरिया को, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करेंगे, लेकिन आपको पता है इंडिया में बातें बड़ी बड़ी बोलते हैं लेकिन करते हम कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे नाम की, हमने 2015 में बोला हम 100 स्मार्ट सिटी 5 साल में बना देंगे, हमने कुछ भी नहीं बनाया। एक आधी सिटी है जो भी कंप्लीट हो रही है, गिफ्ट सिटी, धोलेरा कंप्लीट हो रही है, लेकिन कंप्लीट हमने कुछ भी नहीं किया।
5 साल में 100 बनानी थी, लेकिन हमने उनके अंदर में भी वो आराम से चली, उनको 10-20 साल लगेंगे। हमारी बुलेट ट्रेन 2022 तक प्रिपेयर होनी थी, लेकिन 2017 में हमने पूरा साइन कर लिया पूरा प्रोग्राम। अभी तक उसकी लैंड एक्विजिशन भी नहीं हुई कंप्लीट, मतलब वो 2022 के अंदर में भी पूरी नहीं होने वाली। तो बेसिकली प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उनको कंप्लीट नहीं करते। सेम वे हम बोल सकते हैं हमने इस एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, वहाँ पे कोई भी आदमी घूम रहा है, पोचिंग आराम से हो रही है, वहाँ पे अंडर स्टाफ्ड है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ऐसी सिचुएशन के अंदर में बातें तो हम बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर में क्या उसको करेंगे या नहीं करेंगे, वो कैसे तय होगा? उसको तय करने के लिए 2010 के अंदर में एक सबमिट होती है, जिसके अंदर में WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर और जो 13 टाइगर रेंज कंट्री हैं वो साथ में मिलकर आती हैं, और उन्होंने बोला हमने कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड CATS एक फ्रेमवर्क दिया, मतलब कुछ गाइडलाइंस हैं। आपने बोला हमने प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया, हम उसको इन गाइडलाइंस के ऊपर देखेंगे, इन गाइडलाइन के बेसिस के ऊपर आपको एनालाइज करेंगे कि आपने स्टैंडर्ड फॉलो किए। अगर आपने स्टैंडर्ड फॉलो किए तो हम आपको बोलेंगे आप अप्रूव हो गए, अप्रूव स्टेटस आपको दे दिया जाएगा टाइगर रिजर्व को कि ये CATS से अप्रूव्ड है। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ उनको डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ पे आपके ना ऑफिसर है ना मैनेजमेंट होती है, छोटा सा एरिया डिक्लेयर किया, तो वो उनको स्टैंडर्डाइज नहीं करार दिया जाएगा। जैसे होता है 5 स्टार होटल, अब ऐसा होता है नहीं कि आप अपने किसी भी होटल को चिपका दो कि मेरा 5 स्टार है 3 स्टार है, जैसे रेटिंग दी जाती है उनको, वैसे ये वाला भी रेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं उसके अनुसार स्टैंडर्ड तय किए गए हैं और उसके लिए इसको बनाया गया है। पार्टनरशिप है इसके अंदर में 13 टाइगर रेंज कंट्री, वेरियस अदर इंस्टीट्यूशन, NGO, WWF, ये सब आए हुए हैं। और नाम से तो कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड है, लेकिन काम से ये जैसे अदर जैगुआर होते हैं, लायन होते हैं, फ्रेश वाटर डॉल्फिन होती हैं, उनको भी ये कवर कर लेता है। तो मीन्स सिर्फ टाइगर के लिए नहीं, अगर आपने स्टैंडर्ड बना लिया एक कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड होना चाहिए प्रोटेक्टेड एरिया का, तो वो तो फिर आप कहीं भी रेप्लिकेट कर सकते हो उसको। तो ये आ गया। उसके बाद में TX2 कंजर्वेशन अवार्ड। TX2 कंजर्वेशन अवार्ड हमने पहले भी देखा था। हमारे पास में पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसको ये अवार्ड मिला। क्यों मिला? TX2 टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है 2022 तक, ऐसा टारगेट रखा गया 2010 के अंदर में। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, इसके बारे में मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे समझ लो हमने डबल करनी थी पॉपुलेशन, उसको 2022 तक डबल करना था, इसने पहले डबल कर दिया 2022 से, तो इसको अवार्ड मिल गया अभी, ओके। और इसके अंदर में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 2 रिवर फ्लो करती हैं, नाम वैसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर देख लेना अगर हो जाए तो, शारदा एंड काकरा। रिवर वगैरह तो हमें वहीं देखने की आवश्यकता है जो नेशनल पार्क के अंदर है, तो इनको देख सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। TX2 हमने देख लिया। अब इसके अलावा क्या मतलब कोई बॉडी है टाइगर कंजर्वेशन के लिए? तो 1993 में एक बॉडी बनाई गई, एक इंटरगवर्नमेंटल, ओनली इंटरगवर्नमेंटल बॉडी, जो कि टाइगर को प्रोटेक्ट करती है। बाकी स्पीशीज़ के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन टाइगर के लिए सिर्फ एक इकलौती इंटरगवर्नमेंटल, वेरियस गवर्नमेंट साथ में आई, उन्होंने बोला उसको प्रिजर्व करेंगे, टाइगर को प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, और उन्होंने साथ में मिलकर बोला हम फंडिंग भी प्रोवाइड करवाएंगे, स्टैंडर्ड तय करेंगे। तो 1993 में इन्होंने बना दी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रशिया के अंदर में? नो, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर में। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है कि रशिया में, चाइना में, कहाँ पे है। न्यू दिल्ली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, ग्लोबल टाइगर फोरम का। अब जैसा नाम से पता लग रहा है, फोरम है जहाँ पे डिस्कशन होती है टाइगर के प्रति। 3 साल के अंदर एक बार मिलता है ये, पर उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं वो इसको बोला जा सकता, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा काम का है, प्रीलिम के लिए तो काम का आता है। अब ये तो आगे बात। इसके अलावा क्या कोई और इनिशिएटिव है? इसके अलावा भी एक और बॉडी बनाई गई। वो किसने बनाई? वो बनाई वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने। वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वो मेन थे, उनके साथ में हमारी 13 टाइगर रेंज कंट्री और अदर इंस्टीट्यूशन साथ में आए, और 2008 में इन्होंने बोला कि एक ग्लोबल अलायंस बनाते हैं जिसमें गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी सब होंगे। अब ये प्योरली इंटरगवर्नमेंटल बॉडी नहीं थी, वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इन्होंने पुश किया। एक्चुअल के अंदर में जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज़ हो रही थी, तो डिक्रीज़ होने के कारण इनके द्वारा सोचा गया कि कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। बेसिकली अगर 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो टाइगर की पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर हुआ करती थी। धीरे धीरे पोचिंग के कारण इतनी कम हो गई कि ये मतलब लगभग 3000 के करीब में चली गई 2010 तक। मतलब 2007-8 में इनको पता लग गया था कि 3000 तक आ चुकी है पॉपुलेशन। तो इन्होंने बोला कुछ करना पड़ेगा, तो वर्ल्ड बैंक ने बोला चलो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं। तो सबकी ग्रुपिंग बना दी और बोला कि चलो ये काम करेंगे और इसके अंदर डिस्कशन वगैरह हम करेंगे। और इसके अंदर में 2013 में स्नो लियोपार्ड को भी इंक्लूड कर दिया। मतलब टाइगर को तो बचाएंगे, स्नो लियोपार्ड को भी बचाएंगे, लेकिन ये वाला जो फोरम है ये सिर्फ टाइगर के लिए बनाया गया है। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। और कौन कौन इंक्लूड है? 13 टाइगर रेंज कंट्री, और उसके साथ में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, वर्ल्ड बैंक है, काफ़ी सारी बॉडीज़ इसमें इंक्लूड हैं।
अब इसी के साथ में ये वाली बॉडी बनी 2008 में। इसने पुश किया कि डिस्कशन होनी चाहिए इसके ऊपर में, जो भी टाइगर वगैरह की बातें हो रही हैं उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा डिमांड की गई जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी आओ रशिया डिस्कशन करेंगे टाइगर के ऊपर। जैसा मैंने बताया 1 लाख हुआ करती थी, 3,000 होगी पॉपुलेशन, तो डिस्कशन करेंगे। और 2010 के अंदर में पुतिन के द्वारा बुलाया गया 13 कंट्रीज़ को, और वो साथ में मिल के आती हैं और उसको बोला जाता है इंटरनेशनल टाइगर फोरम। ये जो हमारा ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव था इसने भी पुश किया उसके लिए। ग्लोबल टाइगर फोरम है वो भी, क्योंकि इनके अंदर मेंबरशिप सेम आ रही है, ठीक है। तो 13 टाइगर रेंज कंट्री को बोला गया कि आप आओ रशिया के अंदर में और हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो इन्होंने देख लिया 3,000 तक पॉपुलेशन हो गई है। 13 टाइगर रेंज कंट्री आई रशिया के अंदर में, और फर्स्ट टाइगर समिट इसको बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइगर समिट इनके द्वारा 2010 के अंदर की गई। उसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी शामिल था, वर्ल्ड बैंक भी शामिल था उसके अंदर में, ये सब शामिल थे। इन्होंने वहाँ पे डिस्कशन की और एक डिक्लेरेशन साइन की, उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये रशिया से हमारी डिक्लेरेशन आती है 2010 के अंदर में। उसके अंदर में 3 चीज़ें आई, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक आ गई कंजर्वेशन स्टैंडर्ड CATS, जो हमने अभी देखे। तो CATS कौन लेके आया, 13 टाइगर रेंज कंट्री प्लस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वो लेके आए। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, TX2 टारगेट 2022 के अंदर क्या करो, 13 कंट्री कोलेक्टिवली, मतलब ऐसा नहीं इंडिया डबल करेगा, ऐसा बोला 13 कंट्री के अंदर में कोलेक्टिवली डबल हो जानी चाहिए। मतलब आप मान सकते हो कि 3,000 हैं तो आप 7,000 के करीब इनको करो, वो टारगेट रखा गया 2022 तक। उसी के अंदर में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को डबल करने के लिए अवार्ड मिला। उन्होंने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर किया, यहाँ पे सभी को करना है। और उसके बाद एक और प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया। TX2 कैसे करेंगे, हवा में तो हो नहीं जाएगा, तो प्रोग्राम उसके लिए लॉन्च किया जिसका नाम था ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। तो ये वाला प्रोग्राम 2010 से 2022 तक होगा, इससे हम TX2 को अचीव करेंगे। तो ध्यान में रखना है, अगर आपसे बोला गया ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, तो कहाँ से आया, फर्स्ट टाइगर समिट हुई 2010 के अंदर रशिया के अंदर में, जहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन आई। 3 चीज़ें वहाँ से निकल के आई। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टाइगर के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो टाइगर को हम डिटेल से देख रहे हैं, बाकी तो हम आराम से निकल जाएंगे। नेक्स्ट आता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। हमने वेरियस टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर करना शुरू किया। प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, मतलब उसमें सेंटर और स्टेट दोनों की पार्टिसिपेशन थी। उन्होंने बनाया और 2005 के अंदर में एक टास्क फोर्स के द्वारा, टाइगर टास्क फोर्स, उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है कि ये तो अच्छी बात है कि टाइगर के लिए काफ़ी सारा काम किया जा रहा है, लेकिन टाइगर के लिए कुछ स्पेसिफिक इनिशिएटिव लॉन्च करने पड़ेंगे। इन्होंने बोला कि टाइगर के लिए एक स्पेशल बॉडी होनी चाहिए, बिकॉज टाइगर कोई दूसरी स्पीशीज़ की तरह नहीं होता, जैसे बकरी, उनकी अपनी हैबिटेट होती है, वो अपने तरीके से एक छोटे से एरिया में भी रह लेते हैं। टाइगर बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमें कॉपरेशन करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप एक बॉडी बनाओ। उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर में हमने 2005 के अंदर में अमेंड किया 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट, और 2006 के अंदर में हमने बनाई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है किसके अंदर में, 1972 एक्ट के अंदर में। इसी टास्क फोर्स के द्वारा बोला गया कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाओ, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाओ, जो कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा और कंट्रोल करेगा। वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर, 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर में। तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी पड़ेगी। चेयरमैन कौन है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट, उसका जो मिनिस्टर होगा वो इसका चेयरमैन होगा। और कौन सी एक्ट के अंदर बनी वो भी पता होना चाहिए। और ये हमारा नेशनल लेवल के ऊपर है, स्टेट लेवल के ऊपर भी कमेटी बनाई गई है जिसका जो चेयरमैन होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा। तो वो बात भी हमें ध्यान में रखनी है। काम क्या करेगा ये, टाइगर के लिए स्टैंडर्ड वगैरह, किस तरीके से टाइगर को प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए स्टैंडर्ड बनाएगा। और ये भी देखेगा कि ऐसा नहीं टाइगर की प्रिजर्वेशन होनी है। अगर टाइगर को बचाना है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा आसपास के लोग क्या करते हैं। अगर आसपास के लोग भूखे मर रहे हैं तो वो फिर उसके अंदर में पोचिंग जैसी चीज़ों के अंदर में शामिल हो सकते हैं, ठीक है, या वो हैबिटेट के अंदर एनक्रोच करना शुरू कर सकते हैं, तो वो उनके लिए डिजास्टर होगा। तो लोगों का लिवलीहुड भी देखना है इन्होंने। और हर स्टेट को बोला गया आप अपने अपने प्लान सबमिट करो, कैसे आप टाइगर को बचाओगे। उस प्लान को अप्रूव करने का काम भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में। एक और जो न्यूज़ के अंदर में चल रहा था काफ़ी ज़्यादा, वो था काजी 106F। तो टाइगर हमने कौन कौन से देखे, टाइगर बंगाल टाइगर है, येलो कलर का देखने को मिलेगा, काली काली स्ट्रिप्स होंगी उसके ऊपर। वाइट टाइगर भी देख लिया हमने, उसके बाद ब्लैक मेलिनेशियन टाइगर भी देख लिया। हमने डिस्कस किया टाइगर वैसे एक ही होता है, ये वाला बंगाल टाइगर ही होता है, लेकिन जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, जेनेटिक चेंजेस के कारण, जीन्स के अंदर में कुछ चेंजेस होने के कारण, जिसमें मैंने आपको डोमिनेंट और रिसेसिव एलील के बारे में बताया था, उसके बारे में नाम भी बताओ तो बेसिक बात है, जेनेटिक म्यूटेशन होने के कारण इस टाइप के डिफरेंट कलर आते हैं। तो ऐसा ही 21st सेंचुरी के अंदर में फर्स्ट टाइम गोल्डन कलर का टाइगर देखने को मिला। तो ये आ रहा है गोल्डन कलर का
टाइगर। अब ये नई बात थी, मतलब गोल्डन कलर का देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये देखने को मिला कहाँ पे, काजीरंगा में। तो नाम रख दिया काजी 106F। ये ध्यान में रखना है आपने। और ये बना कैसे, इसके अंदर में मतलब टाइगर के लिए डिफरेंट जीन्स होती हैं, उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन 2 प्रकार की जीन्स हैं। एगोटी जीन्स ये येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं उसके लिए टैबी जीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जब इनमें म्यूटेशन होंगी, चेंजेस होंगे इनके अंदर में, तो इस टाइप का टाइगर देखने को मिल सकता है। और ये वाली पहली बात तो ये कि देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो मतलब उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट नुकसान की बात ये, जो एक्सपर्ट के द्वारा बोला गया कि ये वाले टाइगर पैदा क्यों हो रहे हैं, बिकॉज इन ब्रीडिंग हो रही है। मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, बोला जाता है कि अपने परिवार में शादी नहीं करनी, बहनों के साथ शादी नहीं करनी। अगर आप अपने ही एरिया के अंदर शादी करने लगो तो आपकी क्या होती है, जेनेटिक मेकअप, जो जेनेटिक पूल होता है वो काफ़ी नैरो हो जाता है, मतलब ज़्यादा जीन डाइवर्सिफाई नहीं होगी। उससे जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर होते हैं, जो अनुवांशिक आपको बीमारियां होती हैं, वो उनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मतलब उसको अवॉइड किया जाता है, जैसे बोला जाता है आप अपने गोत्र के अंदर मैरिज नहीं करनी, तो उस टाइप की चीज़ें। वैसे ही अगर टाइगर की स्पीशीज़ को आउटलेट नहीं मिलता किसी दूसरे पार्क के अंदर जाने के लिए, तो वहाँ पे जितने टाइगर होंगे वो आपस में ब्रीडिंग करने लगेंगे, और कुछ जनरेशन के बाद में उनकी जो जीन्स होंगी वो इस तरीके से, जब वो मेट करेंगी एक दूसरे से, तो उनके अंदर कुछ रिसेसिव ट्रेट होते हैं, मतलब कुछ हार्मफुल ट्रेट होते हैं, वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो उसी के कारण ये वाला टाइगर क्रिएट हुआ है। मतलब ये वाला टाइगर देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हमें टाइगर के लिए हैबिटेट को ओपन करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर आएँ। तो अब बात कर लेते हैं हमारे प्रारंभ इनिशिएटिव की। हमारे प्रारंभ इनिशिएटिव के अंदर में आपको 3 हेडिंग्स के अंदर में, 3 कंपोनेंट्स के अंदर में कंप्लीट तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी प्लस मटेरियल देखने को मिलेगा। फर्स्ट इसके अंदर में हमारी एनसीईआरटीज़ कवर होंगी। एनसीईआरटी के कंपोनेंट के अंदर में वीडियो लेक्चर्स होंगे, उसके साथ में आपको टेस्ट दिए जाएंगे, प्लस उसमें बेसिक आंसर राइटिंग की क्लासेस ली जाएंगी। सेकंड कंपोनेंट आता है कोर कंपोनेंट, जिसके अंदर में 500+ आवर की वीडियोस प्लस हमारा मटेरियल आपको मिलेगा प्रिंटेड फॉर्म के अंदर में। सीसेट की क्लासेस मिलेंगी, और उसके लिए जो हमारे स्मॉल नंबर के टॉपिक होते हैं, जिन छोटे छोटे मार्क्स होते हैं प्रीलिम में, उनके लिए सेपरेट वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट कंपोनेंट जो एडवांस लेवल के ऊपर होता है, जो कि हमारे मेन से रिलेट करेगा, वहाँ पे 300+ आवर की वीडियोस मिलेंगी। आंसर राइटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, एसेज आपको देखने को मिलेगा, और इन सब के साथ में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ इसके अंदर में इंक्लूडेड मिलेगी। और इसके ऊपर भी आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हेल्प की जाएगी। इंटरव्यू जब आप मेंस क्लियर करोगे, उसके बाद DAF फॉर्म भरने के लिए मदद की जाएगी। प्लस सबसे अच्छी बात, ये वाला कोर्स हमारा हिंदी मीडियम के अंदर में भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में जो लिंक दिए गए हैं उनके थ्रू जा सकते हो, या हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके इसको परचेज़ कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर आएँ, तो ये था। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए हमने इतना टाइम लगाया, बाकी के उतना टाइम नहीं लगाएंगे हम बाकी चीज़ों पर। अब आते हैं एलिफेंट के ऊपर। एलिफेंट की 2 प्रकार की स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं, एक है एशियन, दूसरा अफ्रीकन। अफ्रीकन जो एलिफेंट है वो हमारा वल्नरेबल है, एशियन जो है वो एंडेंजर्ड है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एलिफेंट को इंडियन कंटेक्स्ट में, तो एंडेंजर्ड इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है उसको। एशियन एलिफेंट काफ़ी अमाउंट के अंदर है, तो वो तो वल्नरेबल है। अब एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एशियन, यहाँ पे अफ्रीकन। एशियन जो एलिफेंट है वो छोटा होता है साइज़ में। अब आप देख सकते हो एशियन ह्यूमन बीइंग भी छोटे होते हैं, अफ्रीकन ह्यूमन बीइंग भी थोड़े मोटे होते हैं, तो वैसा ही उनका एलिफेंट है। उसकी जो टस्क होती है, जो दांत होते हैं लंबे लंबे, वो हमारा जो एशियन एलिफेंट होता है उसमें मेनली मेल के अंदर देखने को मिलते हैं, फीमेल में नहीं होते, ठीक है, और वो भी छोटे होते हैं। अफ्रीकन के अंदर में जो टस्क होता है वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और मेल फीमेल दोनों में होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट के ईयर जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत लंबे लंबे होंगे। एशियन एलिफेंट के ईयर छोटे छोटे होंगे। हेड की अगर बात करते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट का हेड इस तरीके से होगा, राउंड टाइप का। हमारा जो एलिफेंट है उसका इस तरीके से होगा, ठीक है, तो उसके डोम टाइप बने होंगे उसके सिर के ऊपर। थोड़ा सा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब एशियन एलिफेंट पे स्पेसिफिकली आएंगे, बोलेंगे ओनली फाउंड इन इंडिया, गलत। श्रीलंका में भी मिलता है, बाकी यहाँ पे बांग्लादेश में भी मिलेगा, तो ओनली फाउंड इन इंडिया गलत हो जाएगा। 60% पॉपुलेशन एशियन एलिफेंट की इंडिया में मिलती है, 27,000 के करीब में इंडिया में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? कर्नाटक के अंदर। टाइगर कहाँ पे मिलता है ज़्यादा? MP के अंदर में, दूसरे नंबर पे कर्नाटक के अंदर में। एशियन एलिफेंट कहाँ पे? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मिलता है ये, ठीक है, फिर असम के अंदर में। इंपॉर्टेंट है भाई, याद करना पड़ेगा। और फीचर की अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इनकी देखी जा सकती है, और इन एरिया के अंदर में भी देखने को मिल जाते हैं ये, ओके। तो इनके ये कैसे एरिया में? एवरग्रीन में मिल जाते हैं, डेसिडस का इनके एरिया में मिल जाते हैं। अब ऊपर हिमालय में नहीं मिलेंगे, बर्फ़ के अंदर नहीं मिलेंगे, बाकी पूरे इंडिया में देखने को मिल जाएगा हमें एलिफेंट।
और ये क्या करता है, एलिफेंट काफ़ी बड़ी स्पीशीज़ होती है, इसको टहलने के लिए काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए। खाने पीने के लिए 150 kg से कई बार 200-300 kg इतने तक की ग्रास ये खा जाता है, तो वो भी खाने के लिए मतलब उपयुक्त सामान होना चाहिए। लगभग 200 लीटर के करीब में पानी पी जाएगा, तो पानी का जो एरिया होता है उसमें रहना चाहिए। वो तो पीने की बात हो रही है, 200 लीटर नहाएगा धोएगा, उसमें और ज़्यादा पानी लगाएगा। तो बेसिकली एलिफेंट कोई छोटा सा बेबी नहीं होता, उसके लिए रिजर्व जब बनाते हो तो बहुत बड़ा एरिया आपको कवर करना पड़ेगा। एलिफेंट एक जगह नहीं रह सकता, अदरवाइज वो कन्फ्लिक्ट में आएंगे ह्यूमन बीइंग के साथ। और लाइफ स्पैन 40-50 ईयर तक का लाइफ स्पैन होता है इसका। गेस्टेशन पीरियड लगभग 22 मंथ्स के करीब तक होता है इसका, ठीक है। तो 18 से 22 अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर में इतना देखने को मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसके फीचर थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। कहाँ पे इसको बनाया जा रहा है, हमारा विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी के पास में। तो कहाँ पे, बिहार के अंदर में। तो बेसिक बात क्या है, डॉल्फिन की अगर बात करते हैं, गैंजेटिक डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एनिमल है, उसको देखने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो अगर आप देखने के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं आपने बनाई हुई है, तो लोग आएंगे, लोग जाएंगे नदियों के अंदर उसको देखने के लिए, गंदगी फैलाएंगे वहाँ पे। उन चीज़ों से निपटने के लिए क्या किया गया, हमने एक ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात की। कहाँ पे, बिहार के अंदर बनाएंगे इसको, ठीक है। बिहार के अंदर बनाएंगे विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, वहाँ पे बनाएंगे। मतलब ऐसे ब्रिज के ऊपर लोग देख सकते हैं वहाँ से नीचे डॉल्फिन। और अगर खुद बनाएंगे तो लोग देखने के लिए भी आएंगे, प्लस वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान होगा, तो डॉल्फिन को भी नुकसान नहीं होगा और लोगों का भी मज़ा आ जाएगा। उस काम के लिए इसको बनाया जा रहा है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए जो गंगा वाली डॉल्फिन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, एक तो मतलब स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है, दूसरा नेशनल एनिमल है इंडिया का, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। नेशनल एक्वाटिक एनिमल आता है ये, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस मिलता कहाँ पे है, अगर बोला गया ओनली फाउंड इन इंडिया, गलत हो जाएगा। बांग्लादेश में भी ये मिलती है, और सिर्फ ये गंगा रिवर में मिलती है, गलत हो जाएगा। गंगा में मिलती है, मेघना रिवर जो बांग्लादेश में है वहाँ पे, ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलती है। तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के अंदर में ये देखने को मिल जाएगी। और ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, मतलब मैरीन में कोई समुद्र के अंदर डालोगे वहाँ पे नहीं जी पाएगी, ये फ्रेश वाटर वाली है। प्लस इसको लोकली शुशु बोलते हैं, बिकॉज ये जो है जब एक साउंड प्रोड्यूस करती है, मतलब शू की साउंड प्रोड्यूस करती है। एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे सीटी मार रही है, उस टाइप की साउंड प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसको शू भी बोल दिया जाता है लोकली। और इसके बारे में एक और फैक्ट, ये आंख से अंधी है। ये बस ये देख पता कर सकती है कि मतलब लाइट आ रही है किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो मतलब लाइट की तरफ मूव करना है या लाइट से दूर भागना है, वो सब चीज़ों को देख सकती है। लेकिन अदरवाइज ये देख नहीं सकती एक्चुअल के अंदर में कि इसके आमने सामने क्या चीज़ें हैं। तो ये मूव कैसे करती है, इको लोकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आगे छोड़ेगी, और वो जब वापस आएंगी तो उससे पता करेगी आगे कोई चीज़ है या नहीं है, तो उससे पता करेगी ये, ठीक है। तो जैसे अल्ट्रासोनिक साउंड उसको छोड़ेगी, इको लोकेशन का इनके द्वारा यूज़ किया जाता है। और सिर्फ ये फ्रेश वाटर में मिलती हैं। तो हमने देख लिया गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर, तो फ्रेश वाटर रिवर है, और ये इको लोकेशन करती है जैसा मैंने बता दिया। और इसके अंदर में ये रहने के लिए इसको डीप वाला वाटर चाहिए होता है। अगर शैलो हो जाए तो रह नहीं पाएगी वहाँ पे, ओके, वहाँ पे रहेगी। और वो वाला वाटर जो होता है, मतलब वो ठहरा हुआ पानी, काम होना चाहिए। ज़्यादा उसके अंदर करंट, कोई वेव्स आ रही हैं तो उसके अंदर में ये रह नहीं सकती। तो इस टाइप के एनवायरनमेंट में रहती है, इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा इसके बारे में। अदर डॉल्फिन कौन कौन सी इंडिया के अंदर मिलती हैं, अगर बोलेंगे गंगा वाली डॉल्फिन की, तो वो इस एरिया में मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैप के अंदर में, इस एरिया के अंदर मिलेगी, ठीक है। एक और डॉल्फिन है इंडस रिवर डॉल्फिन। ये डॉल्फिन भी सेम डॉल्फिन है, इस डॉल्फिन का भी सेम आंख से अंधी होगी ये वाली डॉल्फिन भी, और सेम फीचर जो हमने देखे सेम वही वाले फीचर इस वाली डॉल्फिन के भी होंगे, क्योंकि ये सेम स्पीसीज़ है, बट ये अलग वाली एरिया के अंदर में मिल रही है, तो थोड़ा सेपरेट हो जाती है ये। तो इसका नाम है इंडस रिवर डॉल्फिन। ये मिलती है जनरली इंडस वाले सिस्टम के अंदर में, तो मेनली पाकिस्तान में मिलती है। इंडिया के अंदर में ये पंजाब वाले एरिया में मिल जाएगी, ब्यास रिवर में थोड़ी बहुत मिलेगी, वहाँ पे 40-50 मिलेंगी, बाकी नहीं मिलेंगी इंडिया में। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है। पंजाब का, ये पंजाब जो स्टेट है उसका एक्वाटिक एनिमल है, ये स्टेट एक्वाटिक एनिमल है, वो ध्यान रखना है। बाकी इसके फीचर सेम है, स्टेटस भी इसका सेम है, तो ध्यान रखना है इंडस रिवर डॉल्फिन। नेक्स्ट आती है इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन कहाँ पे मिलती है, चिलिका लेक वाले एरिया के अंदर, तो उड़ीसा के अंदर में ये देखने को मिलेगी, लेकिन ओनली फाउंड इन इंडिया, गलत हो जाएगा। फिर जो गंगा वाली डॉल्फिन है ओनली फाउंड इन इंडिया, गलत हो जाएगा। इंडस वाटर डॉल्फिन ओनली फाउंड इन इंडिया, गलत। इरावदी डॉल्फिन, इरावदी रिवर है म्यांमार के अंदर, उसके नाम के ऊपर है इसका, तो ये वाली डॉल्फिन ओनली फाउंड इन इंडिया, गलत हो जाएगा भाई, ये तो हर जगह मिल रही है, ट्रैवल कर रही है। और ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, गलत हो जाएगा, कहाँ दिख रही है फ्रेश वाटर, ये तो पूरा इतना ट्रैवल कर रही है। जो हमने पीछे देखी गंगा वाली डॉल्फिन और इंडस वाली डॉल्फिन, ये तो फ्रेश वाटर है। इरावदी डॉल्फिन ये फ्रेश वाटर नहीं है, तो ध्यान में रखना है। ये यूरी हेलाइन है, हेलाइन मतलब सॉल्ट से रिलेटेड, यूरी मतलब लार्ज रेंज ऑफ
सॉल्ट को टॉलरेट कर सकती है, मीन्स सॉल्टी रेंज में जिंदा रह सकती है ये, बाकी वाली नहीं रह सकती हमारी जो गंगा वाली डॉल्फिन है एंड इंडस वाटर डॉल्फिन। फिर आता है इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन, ये चौथे प्रकार की स्पीशीज़ है। अब इसके बारे में अगर आपको बोल दिया गया कि ये वाली कहाँ पे मिलेगी, ओनली फाउंड इन इंडिया, तो गलत हो जाएगा भाई। इंडिया में तो मिलती है, बाकी जगह भी मिलती है। याद नहीं करना कहाँ पे मिलती है बाकी, सिर्फ ये याद करना कि इंडिया से बाहर भी ये मिलती है। और एंडेंजर्ड है, ये भी एंडेंजर्ड है, सारी की सारी एंडेंजर्ड है ये जितनी हम देख रहे हैं, चारों की चारों। और शैलो वाले वाटर में मिलती हैं ये, शैलो वाटर में मिलती हैं ये, तो ज़्यादा डीप वाटर के अंदर में देखने को नहीं मिलेंगी ये, तो वो बस उतना याद करना है और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन याद करनी है। नेक्स्ट आया रेड पांडा। रेड पांडा बैम्बू के ऊपर फीड करता है। पांडा जैसे आपको पता होगा बैम्बू काफ़ी पसंद होता है उसको मतलब चीर चीर के खाता है। ये भी रेड कलर का है और पांडा सा है, छोटा सा है ये देखने के अंदर में। और कहाँ पे मिलेगा, अब ये बोल दिया कि ओनली फाउंड इन वेस्टर्न घाट, ओनली फाउंड इन सदर्न इंडिया, ओनली फाउंड इन नॉर्थ एरिया, गलत हो जाएगा। ओनली फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, वो वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये बोला गया सिर्फ इंडिया में मिलता है, वो गलत हो जाएगा। होता कहाँ पे ये, हमारे नदर्न नॉर्थ ईस्ट के रीजन में मिलता है, प्लस यहाँ पे देख लेते हैं मैप के अंदर में, हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में और चाइना के अंदर मिल जाएगा। तो याद रखना है सिर्फ इंडिया में मिलता है, वो गलत हो जाएगा। सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलता है, वो गलत हो जाएगा। ऐसा आपको पूछा जा सकता है कि नेटिव टू वेस्टर्न घाट, वो गलत हो जाएगा। आर्बोरियल है, पेड़ों के ऊपर रहता है, बैम्बो को ये खाता है, बर्ड वगैरह खा लेता है, एग्स खा लेता है, मतलब ये ओमनीवोरस है, ठीक है। और सोलिटरी, अकेला अकेला रहना पसंद करता है ये। और एक्टिव है डस्क टू डाउन, मतलब रात के टाइम एक्टिव होता है ये, और जैसे ही सूरज निकलेगा तो आराम से सो जाएगा। वो बातें हमें ध्यान में रखनी है। स्टेटस एंडेंजर्ड है, सबको पता है। खतरे के अंदर क्यों आ रहा है ये, एंडेंजर्ड है तो खतरे में ही होगा, जैसा सभी स्पीशीज़ के लिए होता है। क्यों स्पीशीज़ कोई भी खतरे में आती हैं, हैबिटेट का लॉस होता है उनका, ठीक है। हैबिटेट को ह्यूमन बीइंग एनक्रोच कर रहे हैं। अब उसके कारण जब बाहर जाने की जगह नहीं है तो इनब्रीडिंग हो रही है, मतलब अपने ही भाई बहनों और अपने रिश्तेदारों के अंदर ब्रीडिंग हो रही है। उससे जो हार्मफुल जीन्स होती हैं वो एक्सप्रेस होना शुरू कर देती हैं, और आप मतलब उतने अडेप्टेड नहीं रहते आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति, तो उसके लिए मतलब इनकी हालत ख़राब हो जाती है। नई नई अगर जैसे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है अगर अलग अलग जीन पूल में होता है, जैसे इंडिया का पर्सन यूएस में मैरी करता है, इस तरीके से जितना डाइवर्स जीन पूल होगा उतना अच्छा होगा किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए। जीन उसमें मिक्स होती जाएंगी और एक अच्छी क्वालिटी हमें क्रिएट होके देखने को मिलेंगी। तो उस लिहाज से ही अगर आप एक ही, जैसे इंडिया के अंदर में कास्ट सिस्टम है, अपनी कास्ट में शादियां करोगे वो नुकसानदायक होता है। अगर आप दूसरी कास्ट के अंदर शादियां कर रहे हो, दूसरी स्टेट में कर रहे हो, वो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वैसे ही ये अगर हैबिटेट इनकी फ्रेगमेंट होती है तो एक ही एरिया के अंदर जितने हैं वो आपस में ही मेटिंग करना शुरू कर देंगे, उससे इनको नुकसान होता है। नेक्स्ट आता है इंडियन पेंगोलिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेंगोलिन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला हमने सक्सेसफुली रेडियो टैगिंग कर दी, मतलब टैग लगाया और उससे हम पता कर सकते हैं पेंगोलिन कहाँ पे मूव कर रहा है। दूसरा, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने और सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया था जिसमें उन्होंने बोला कि पेंगोलिन को बचाया जाए। तीसरा, चाइना के द्वारा बोला गया कि हम ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए जो पेंगोलिन के प्रोडक्ट हैं उनको बैन करते हैं। मीन्स पेंगोलिन को काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर इलीगली मेडिसिन बनाने के लिए चाइना के अंदर में एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो चाइना ने उसको बैन कर दिया कि इसको यूज़ नहीं कर सकते ट्रेडिशनल मेडिसिन में। तो उसके कारण अब मतलब इनके द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पेंगोलिन की प्रोडक्शन होगी। अब पेंगोलिन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पेंगोलिन की अगर हम बात करेंगे तो पेंगोलिन मैमल है, पहली बात। दूसरा, टूथलेस है, टूथ नहीं होते इसके, नॉक्टर्नल है, रात के समय काम करता है, बोरोज के अंदर रहता है, गुफाओं के अंदर में रहता है। और ये कोई फ्रूट वगैरह नहीं है, मतलब हर्बीवोरस नहीं है। ये आंट्स को, चींटियों को खा जाएगा, टर्माइट्स को खा जाएगा। ओनली फाउंड इन इंडिया, गलत, पाकिस्तान में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश में, श्रीलंका के अंदर मिलेगा, तो वो ध्यान रखना है। बाकी सेम होता है, अगर कोई थ्रेट हो तो क्या होगा, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हमें थ्रेट देखने को मिलेगा। कोई पोचिंग कर रहा है आपकी, वो वाला थ्रेट आपको हो सकता है, तो इसको डिक्लेयर किया गया एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर। उसके अलावा इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। 8 प्रकार की स्पीशीज़ होती हैं पेंगोलिन की। इंडिया के अंदर में उसमें से 2 मिलती हैं। कौन सी, चाइनीज़ पेंगोलिन जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और इंडियन पेंगोलिन, 2 स्पीशीज़ मिलती हैं इंडिया के अंदर में। इंडियन पेंगोलिन एंडेंजर्ड है, ठीक है। बाकी वाली याद नहीं करनी, बट 2 स्पीशीज़ के बारे में याद करना है। और ये इकलौता मैमल है जो कंप्लीट तरीके से स्केल से कवर है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, दूसरे जीव जंतुओं से बचने के लिए स्केल्स हैं इसके। अगर इसको कहीं पे खतरा लगता है तो ये कर्ल हो जाएगा, मतलब एक गोला बना लेगा उसको और चिपक जाएगा दीवार के साथ में। तो ये बात ध्यान रखनी है। और इंडिया के अंदर में 2 स्पीशीज़ मिलती हैं, चाइनीज़ और इंडियन पेंगोलिन। नेक्स्ट आएगा ढोले। तो ढोले क्या है, कुत्ता। कौन सा कुत्ता, वाइल्ड कुत्ता, कोई पालतू कुत्ता नहीं है। वाइल्ड कुत्ता जो होता है उसको, वो है ढोले।
ओनली फाउंड इन इंडिया, गलत, ये बाकी एरिया के अंदर में भी मिलता है, ये ध्यान में रखना है। और इंडिया में भी लार्ज स्केल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ एरिया छोड़ दें, यहाँ पे एरिड वाले एरिया को छोड़ दें तो हर जगह मिलेगा ये, ठीक है। तो वाइल्ड डॉग है, अपेक्स प्रीडेटर है ये, जैसा डॉग काम करेगा वैसे ही ये भी हमारा वाइल्ड के अंदर में काम करेगा। अपेक्स प्रीडेटर है ये, और खाएगा हमारी जो छोटी स्पीशीज़ होंगी जैसे रैबिट वगैरह होगा उनको खाएगा ये। वाइड वैरायटी हैबिटेट में मिलता है, जैसे एवरग्रीन में मिल जाएगा, मॉइस्ट डेसिडुअस के अंदर में मिल जाएगा। अब ये जो चीज़ें हर चीज़ याद नहीं करनी होती, यहाँ से आप पता कर सकते हो कि ये वाइड वैरायटी में मिल रहा है। जैसे आपको लग रहा है कि ठंडे इलाकों में मिल जा रहा है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे भी मिल जा रहा है, यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, वहाँ पे भी मिल जा रहा है। तो ये देखना है कि मतलब हर जगह मिल जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा आप मान सकते हो इसको वर्सेटाइल है ये इसकी पिक्चर है। फिर आया मालाबार ट्री टोड। ये वाला जो टोड है, ये वाला जो मेंढक होता है, कहाँ पे मिलता है? वेस्टर्न घाट में मिलता है, और सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलता है, तो इंपॉर्टेंट है। ओनली फाउंड इन इंडिया, यस, ओनली फाउंड इन इंडिया एंड दैट ऑल्सो इन वेस्टर्न घाट। तो इसके बारे में और क्या पता होना चाहिए? ये पेड़ के ऊपर रहता है, मेनली पूरी लाइफ पेड़ के ऊपर बिता देता है, मानसून के अंदर में आता है बस नीचे, बाकी ये ऊपर पेड़ के ऊपर रहता है। इसके लिए न्यूज़ के अंदर इसीलिए आया क्योंकि एक मेटास्टिंग फाउंडेशन, एक एनजीओ टाइप है, उसको 15 लाख रुपए मिले। किससे? हैबिटेट ट्रस्ट, एक ग्लोबल एनजीओ, उससे इसको 15 लाख मिले। किस चीज़ के लिए? इसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसको मिले 15 लाख या नहीं मिले, ये इंपॉर्टेंट है मालाबार ट्री टोड, ओनली फाउंड इन इंडिया, यस, ओनली फाउंड इन वेस्टर्न घाट, यस। और स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड है भाई। नेक्स्ट आता है हिमालयन ब्राउन बियर। अब ये वाला रीज़न आप देख सकते हो हिमालयन ब्राउन बियर का। अब इसको आप देख सकते हो ओवरलैप हो रहा है स्नो लियोपार्ड से भी। तो अगर आपने याद करना हो इसको, इसका स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। स्नो लियोपार्ड का स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। सबसे ज़्यादा खतरे में कौन है? जो एंडेंजर्ड होता है वो ज़्यादा खतरे में होता है। तो ऐसा समझ लो कि स्नो लियोपार्ड और हिमालयन ब्राउन बियर, इनकी फाइट हो रही है, और फिर उसने स्नो लियोपार्ड ने इसको पटक पटक के मारा, तो इसके कारण ये एंडेंजर्ड हो गया, वो वल्नरेबल है। तो हिमालय के अंदर रहने वाला ब्राउन कलर का भालू, उसकी अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पे मिलेगा? ओनली फाउंड इन इंडिया, गलत हो जाएगा। इंडिया के हिमालयन पार्ट में, चाइना में मिल जाएगा, पाकिस्तान में मिलेगा, अफगानिस्तान में मिल जाएगा, तो ध्यान में रखना है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्निवोरस है। अब स्नो लियोपार्ड भी कार्निवोरस है, बंगाल टाइगर भी कार्निवोरस है, तो ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है, और इसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। इंडिया के अंदर में हमारे जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क वहाँ पे मिल जाएगा, हिमाचल में मिल जाएगा, उत्तराखंड में मिल जाएगा। मेनली फेमस है इसके लिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हिमालयन ट्रिलियम। हिमालयन ट्रिलियम क्या है? कुछ पत्ते होते हैं हिमालय के अंदर, जड़ी बूटियाँ होती हैं, बहुत ही यूनिक प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, और इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये किस किस चीज़ों के लिए काम आते हैं? ये बीमारियाँ जैसे डाइसेंट्री है आपको, और कोई घाव है आपको, स्किन बॉयल, इन्फ्लेमेशन, सेप्सिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं, उसके लिए कैंसर तक को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है ये पत्ता। तो इस पत्ते को इतना ज़्यादा निकाला जा रहा था कि मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा इसकी संख्या इंक्रीज़ हो चुकी थी, और इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया। इसका 1 किलो जो आपका पत्ता होगा ये आपको 1500 से 2000 रुपये इसके मिल जाएंगे। तो लोकल पॉपुलेशन हिमाचल के अंदर में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, उनके द्वारा इसको बेचा जा रहा था इलीगली। काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज भी नहीं थी कि मतलब ये पत्ता इतना इंपॉर्टेंट है और ये ख़त्म हो सकता है, तो उसके कारण ये न्यूज़ के अंदर था, ये एंडेंजर्ड इसको करार दे दिया गया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इस वाले पत्ते की, तो ध्यान रखना है। इसको नाग छतरी भी बोल देते हैं। और ओनली फाउंड इन इंडिया, गलत हो जाएगा भाई, ओनली फाउंड इन इंडिया नहीं है ये, बाकी एरिया में मिल जाता है, जैसे भूटान में, नेपाल में, चाइना, अफगानिस्तान के अंदर में। ओनली फाउंड इन इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात इंपॉर्टेंट है, देखो भाई एंडेंजर्ड है, कौन सी स्टेटस में, वो तो हम देख ही रहे हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, ओनली फाउंड इन इंडिया, या एंडेमिक है वेस्टर्न घाट से, ईस्टर्न घाट से, नॉर्थ ईस्ट से, या कहाँ से, वो इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नारकोंडम हॉर्नबिल। तो ये वाला पक्षी है, सिर्फ एक जगह मिलेगा, मतलब एक ही जगह मिलेगा पूरे इंडिया में। नारकोंडम आइलैंड है अंडमान के अंदर में, यहाँ पे आप देख सकते हो, वहीं पे सिर्फ मिलेगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोलता है नारकोंडम हॉर्नबिल एंडेंजर्ड है और सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, तो ये उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। स्टॉक जो होते हैं वो ऐसे पक्षी होते हैं जिनकी टांगें लंबी लंबी होती हैं, ठीक है, नेक उनकी लंबी लंबी होती है, ठीक है, और हंटिंग वगैरह टाइप करते हैं वो, तो उनको बोल देते हैं स्टॉक की कैटेगरी में उनको डाल देते हैं, तो ये भी स्टॉक है। और एडजुटेंट उनको बोल देते हैं जहाँ जिनकी बीक लंबी लंबी होती है, एक फैंसी टाइप की होती है, तो ये भी ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, इसको भी अगर बोलेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ के अंदर आता है ये। स्नो लियोपार्ड, बंगाल टाइगर इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको लग जाएगा अभी बता। इसकी अगर बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो इसकी पॉपुलेशन बिहार में इंक्रीज़ हुई, उसके कारण ये न्यूज़ के अंदर था।
लेकिन क्या ये सिर्फ बिहार में मिलेगा? तो उसके लिए ये गलत हो जाएगा, सिर्फ बिहार में नहीं मिलेगा, ये बाकी एरियाज़ के अंदर में भी ये देखने को मिलेगा। जैसे इसके 3 मेन ब्रीडिंग ग्राउंड आते हैं, कौन से? असम, बिहार एंड कंबोडिया। तो ओनली फाउंड इन इंडिया गलत। कहाँ पे मिलेगा? हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, फिर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में भी मिल जाएगा ये। तो ये बात ध्यान रखनी है। ओमनीवोरस है, मतलब ऐसे मछलियाँ वगैरह भी निकाल के खा लेगा ये, और एंडेंजर्ड है, तो वो भी ध्यान रखना है। 3 ब्रीडिंग ग्राउंड होने का मतलब यहाँ पे ब्रीड करने के लिए आते हैं ये। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3 जगह मिलेंगे अदर एरिया के अंदर भी, यहाँ पे सिर्फ ब्रीडिंग के लिए आते हैं ये। और असम के अंदर में इसको हरगिला भी बोला जाता है, जिसका मतलब है कि बोन स्वेलर। बेसिकली ये स्कैवेंजर होते हैं, जो डेड वगैरह होते हैं उनको क्लीन करते हैं, कचरा वगैरह क्लीन करने के काम आते हैं। और इनको असम के अंदर में 2 विलेजेस हैं, एक डडारा विलेज एंड पचारिया विलेज। डडारा एंड पचारिया विलेज, इन 2 विलेज के अंदर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। अब इंपॉर्टेंस के मतलब इनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है वहाँ पे। ये पेड़ों के ऊपर अपने घोंसले वगैरह बनाते हैं ये। और जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है तो वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है। बेसिकली जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी, कोई नया बच्चा पैदा होगा, उस समय फेस्टिवल जैसे होता है वैसे मनाया जाता है वहाँ पे। फेस्टिवल के अंदर में जैसे नई नई खाने पीने के लिए चीज़ें बनाएंगे, गिफ्ट देंगे, नाचेंगे गाएंगे, उस टाइप का फेस्टिवल जो होता है इन्होंने कॉपी किया है उसको। मतलब वही फेस्टिवल ये इनके समय भी बनाते हैं जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है। ये पेड़ों के ऊपर बच्चे, अपने इनके घोंसलों के अंदर बच्चे होते हैं, उसी समय फेस्टिवल इनके द्वारा सेरेमनी मनाई जाती है बेबी शावर की। अब बेबी शावर का ये मतलब कि नहीं कि हरगिला के बच्चों को लाएंगे और उनको नहाएंगे। ये मतलब जैसे बेबी शावर की रिलीजियस काइंड का सिंबलिज्म तरीके से सेरेमनी की जाती है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, वैसे ही उनको भी अपने बच्चों की तरह मानते हैं ये इस बर्ड को, तो उसके लिए भी सेरेमनी करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। टॉल ट्री के ऊपर घोंसले बनाते हैं ये। फिर आया नीलगिरी ताहिर। क्या ये? एक तो नीलगिरी वाले रीजन के अंदर मिलेगा यहाँ पे, और एंडेमिक है उसी एरिया में मिलेगा, तो ओनली फाउंड इन इंडिया, यस। और ताहिर मतलब बकरी। तो क्या ये ऐसी बकरी है जो इंडिया के अंदर में सदर्न इंडिया में मिल रही है? तो देख सकते हो ये वाली बकरी एंडेंजर्ड है ये बकरी। तो ये अनगिलेट है, मतलब हूव्स होते हैं इसके, जो और हमारे एनिमल होते हैं जिनके हूव्स होते हैं वो अनगिलेट के अंदर में आ जाते हैं। और ये एंडेमिक है, वहीं पे मिलेगी, वेस्टर्न घाट के अंदर मिलेगी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक वाले बॉर्डर के ऊपर में। तो याद रखना है। और बकरी है तो घास खाएगी, तो कौन सा घास खाती है? माउंटेन ग्रास। कौन सा होता है यहाँ पे? शोला ग्रासलैंड। और शोला ग्रासलैंड कैसा होता है? इस टाइप की वैलीज, यहाँ पे ग्रासलैंड होते हैं, यहाँ पे आपके फॉरेस्ट होते हैं, और हाइट के ऊपर होते हैं ये 1000 से 1,500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर में, तो वहाँ पे मिलता है ये। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वाइट विंग डक। अब इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो न्यूज़ के अंदर डायरेक्टली नहीं थी, बट प्रीवियस ईयर के अंदर में उनके ऊपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आया, उनको ऑप्शन में इंक्लूड किया है। तो अगर उनको ऑप्शन में इंक्लूड किया है तो हमें पता होनी चाहिए। तो वाइट विंग्ड डक, ये जो है, ये वाली जो डक है, ये वाली जो बतख यहाँ पे दिख रही है, ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। ओनली फाउंड इन इंडिया, गलत। ये इंडिया में तो मिलती है, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। ओनली फाउंड इन वेस्टर्न घाट, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, गलत। नीलगिरी ताहिर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, यस। बट वाइट विंग डक एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वो गलत हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलती है ये, बाकी साउथ एशिया के अंदर में अदर एरिया में भी मिल जाती है ये, और रात के समय फीड करती है ये, और ये कार्निवोरस है। नेक्स्ट आता है हमारा गी गोल्डन लंगूर। लंगूर क्या? बंदर। तो मैंने आपको बंदर के अंदर, और एक होता है एप, एक होता है बंदर। एप और बंदर, मंकी और एप। तो फर्स्ट हमारे मंकी आए, मंकी से बने एप। मंकी और एप में क्या डिफरेंस होता है? मंकी और एप में ये डिफरेंस होता है कि मंकी की पूंछ होती है, एप की पूंछ नहीं होती। एप ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बिकॉज हमारे एंसेस्टर कौन है? बंदर या एप? हमारे एंसेस्टर हैं एप, तो बंदर हमारे एंसेस्टर नहीं है, एप के एंसेस्टर हैं बंदर, ठीक है। तो बंदर जो होते हैं, बंदर की पूंछ होती है, एप की पूंछ नहीं होती। ह्यूमन बीइंग एप से आए, बंदरों से नहीं आए, ठीक है। एप जो होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, बंदर कम इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये बातें ध्यान में रखनी है। तो ये क्या है? बंदर है, वो भी ओल्ड वर्ल्ड बंदर। ओल्ड वर्ल्ड का कंसेप्ट आता है हमारा यूरोप से। बेसिकली यूरोप जो था हमारा 15th सेंचुरी में, वो बिलीव करते थे 3 ही कंटिनेंट हैं, एक यूरोप है, एक अफ्रीका है, एक एशिया है, तो इसको बोल दिया गया ओल्ड वर्ल्ड। और जो नए कंटिनेंट डिस्कवर हुए, जैसे हमारे अमेरिका, तो नया जो कंटिनेंट डिस्कवर हुआ वो जो था उसको बोला गया न्यू वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक तरीके का पर्सपेक्टिव, ये इंपीरियल पर्सपेक्टिव आता है। डिस्कवर होने का क्या मतलब होता है? एग्जिस्ट तो वो पहले से करते थे, तो वैसे यूरोपियन के द्वारा जितने भी वहाँ के इंडिजिनस पीपल थे उनको मार दिया गया, तो बेसिकली उन्होंने इम्पोज कर दिया वहाँ पे। और फिर जब हम हिस्ट्री वगैरह को स्टडी करते हैं तो यूरोप के पर्सपेक्टिव से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जो इंडिजिनस लोग हैं उनके अपने पर्सपेक्टिव से स्टडी नहीं होती। तो उसी तरीके से वो देखते हैं कि ओल्ड वर्ल्ड, हमारे वाला जो वर्ल्ड है
एशिया वाला वर्ल्ड, यूरोप का और अफ्रीका, जिन कंटिनेंट के बारे में इनको जानकारी थी। और जब इन्होंने अमेरिका खोजा तो उसको बोल दिया न्यू वर्ल्ड। तो न्यू वर्ल्ड मंकी मतलब जो अमेरिका में मिलते हैं, और ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो इस एरिया में मिलते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लोकेशन, सिर्फ एंडेमिक है ये हमारे वेस्टर्न घाट वाले रीजन के अंदर में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट के रीजन के अंदर में ये एंडेमिक है। लेकिन ओनली फाउंड इन इंडिया, नो, ये हमारे असम में मिलेगा, असम से थोड़ा सा टच करेगा भूटान के साथ, वहाँ पे मिलेगा। तो ध्यान रखना है इसका। और बंदर है, एप नहीं है ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। आर्बोरियल है, पेड़ों के ऊपर रहता है, और हर्बीवोरस है। तो बंदर है तो पेड़ों के ऊपर तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट आता है पिग्मी हॉग, एक छोटा सा सुअर टाइप दिखने वाला ऑर्गेनिज्म, छोटा सा चूहे की तरह होता है और सुअर की तरह देखने वाला होता है। अब बोला गया कि ये वाला जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर मिलता है। तो यस, अगर बोला गया पूरे इंडिया में मिलता है, नो। सिर्फ एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में, नो। सिर्फ एंडेमिक है अंडमान निकोबार में, नो। ये मिलता है असम भूटान के बॉर्डर के पास में। संख्या इसकी कम हो रही है, छोटा सा है, सुअर की तरह देखने वाला है। और इसके बारे में लोकेशन कहाँ पे है वो देख लेना है। मानस नेशनल पार्क, जो कि मानस नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलेगा असम के अंदर, और रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान के अंदर में, वहाँ पे ये मेनली देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। फिर आता है लायन टेल मकाक। लायन टेल मकाक जो है ये भी मंकी है। कौन सा? ओल्ड वर्ल्ड वाला। तो ये भी ध्यान रखना, मंकी है, ओल्ड वर्ल्ड वाला मंकी है हमारे पास में। और मंकी और एप में आपने डिफरेंस समझ लिया। और इसकी एक दाढ़ी टाइप दिखती है, ऐसे दाढ़ी टाइप वाला दिखता है, तो इसको बियर्ड एप भी बोल दिया जाता है। और एंडेंजर्ड है। मिलता कहाँ पे? यहाँ पे आप देख सकते हो, ओनली फाउंड इन इंडिया, यस। ओनली फाउंड इन वेस्टर्न घाट, यस। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।